हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं जो सवाल लाया हूँ ये सोशल साइंस का एकदम गजब का सवाल है। एंड बोला जाए तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं आपके लिए सोशल साइंस का 4 सवाल लाया हूँ एंड ये आपके लिए होमवर्क भी बनने वाला है आज का, ठीक है ना। अगर आप याद नहीं किया तो पहले तो इसको लिखना बेहतर तरीके से, और जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना, और इसी प्रकार तुम भी समझ के घर में पढ़ना, तब आपको याद हो पाएगा। बिकॉज सवाल बहुत बार आ चुका है ना। तो स्टार्ट करते सबसे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। पहली बार अगर आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पे ये हमारा है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय, यानी कि इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से एक सवाल लिया मैंने, तो अर्थशास्त्र हो गया। एंड एक आपका पॉलिटिकल का है एक सवाल, ज्योग्राफी का है, और एक है आपका हिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो ये 4 सवाल चारों से लिया गया है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि आपदा प्रबंधन से सवाल आता नहीं है, ठीक है। तो देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताइए। तो इसके देखिए सवाल कितना बार 2019 में, 17 में एंड 16 में, 15 में, 11 में, 14 में, 11 में, इतना बार सवाल पूछा जा चुका है। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको याद करना बहुत जरूरी। तो चलिए समझते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। सवाल क्या बोलता है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताना है, यानी बिहार जो है सबसे ज्यादा पिछड़ापन राज्यों में गिनती आता है। कारण क्या है और पिछड़ेपन के दूर करने के लिए उपाय बताना है, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट वाइज आपको याद करना, टॉपिक वाइज याद करना, ठीक है ना। बिहार का इतिहास सब काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन आज वही बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आंशिक का माहौल है, और साधनों के मामले में भी धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बिहार के बारे में बताना। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो कारण पता चल गया क्या कारण है। ओके, मतलब यहाँ साधन है, साधन के मामले में धनी है, फिर भी बिहार जो है पिछड़ेपन है। अब बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताना है यहाँ पे। आइए तो कुछ कारण पढ़ते हैं, बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है, उसके बाद जानते हैं कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बिहार के पिछड़ेपन का कारण, ये सवाल काफ़ी लॉन्ग बन जाता है, तो आपको इतना लॉन्ग लिखना नहीं, बस आपको करना क्या है। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण मैं लिखा, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण रहा है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद करना है, ठीक है। पॉइंट याद करना है कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी, ये पॉइंट सिर्फ याद रखना है, और इस पॉइंट से रिलेटेड 1 से 2 लाइन आपको लिखना है एग्जाम में। एकदम टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट अगर आपको याद है, लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। अगर पॉइंट आपको याद है तो समझ लो आप बल्ले बल्ले हो फिर। तो अगर देखो, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, पता है आपको। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहा है। जाहिर सी बात, जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास का साधन भी कम जाएगा। अधिकांश साधन जनसंख्या के कारण भरण पोषण में भी चल जाता है, तो एक हमारा कारण बन जाता है। दूसरा है आधारित संरचना का अभाव, यानी कि जो आधारित संरचना है। अब आधारित संरचना क्या होता है सर, सड़क, बिजली, सिंचाई, ये सब जो है ना, ये सब आधारित संरचना है। तो अगर हम किसी भी देश या राज्य के लिए आधारित संरचनाओं का होना बहुत जरूरी है, मतलब कि, लेकिन बिहार में इस मामले में काफ़ी पीछे है। जैसे राज्य में सड़कें, बिजली, सिंचाई का अभाव है ना, जिसके कारण जो है बिहार पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, कृषि पर निर्भरता। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर क्या है, निर्भर है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो बिहार कृषि निर्भरता, बिहार के लोग जो है ना कृषि पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कृषि भी वहाँ मतलब बिहार में कोई खास होती नहीं। चौथा पॉइंट याद रखिए, बाढ़ तथा सूखा की स्थिति क्या होनी चाहिए। इससे 3-4 लाइन आपको, 2 या 3 लाइन अगर लिखते हैं एक पॉइंट में 2 से 3 लाइन लिखते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। औद्योगिक पिछड़ापन क्या है, इसके बारे में लिखना है। गरीबी के बारे में यहाँ पे दिया, गरीबी के बारे में लिखना है। खराब विधि व्यवस्था, उसके बारे में बताना है, ठीक है। कुशल प्रशासन का अभाव, इसके बारे में बताना है। अब इसको अगर पिछड़ेपन के दूर करने के लिए कारण देखा जाए तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बिहार में जनसंख्या को रोका जाए, इस तरह से कुछ एक सवाल बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। कृषि को अच्छे तरीके से उपज किया जाए, है ना, कृषि के लिए नई तकनीक लगाई जाए, ठीक है ना। बाढ़ सूखा की स्थिति है तो इसके लिए आप एक पॉइंट बना सकते हैं जी, कि हमें नालों नहरों को अच्छे तरीके से बांध बना के रखना चाहिए, पानी को बचा के रखा जाए, ताकि जब बाढ़ सूखी की स्थिति आ जाए तो वहाँ
वहाँ पे हम काम करें और ऐसा हम नहर नाला का इस्तेमाल करें, बनाएं, ऐसा डैम बनाएं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो, ठीक है ना। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ पे आप बना सकते हैं कि औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए सरकार को जो भी चीज़ है, जो भी जैसे कि अभ्रक हो गया, जो खनिज टाइप का है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसको स्थापित करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 5-6 व्यवस्था लिख देंगे तो आपका बिहार पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख कारण बन जाएंगे। तो यहाँ पे शायद बिहार के पिछड़ेपन का कारण तो मैं दिया हूँ, लेकिन उसका कारण शायद फोटो में कट गया है, तो फिलहाल ये सब ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वही याद करना है आपको। कहीं से भी किताब में, गाइड में, कहीं से मिले ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैं ज़्यादा टाइम तो लोगों ने राजनीतिक दलों को का प्रमुख कार्य, देखिए राजनीतिक दल का प्रमुख काम क्या है, कितना बार आ चुका सवाल, देख रहे हैं 19 में, 17, 16, 15 में, 14 में, 13, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इतना बार सवाल आएगा मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी सवाल बनता है कि राजनीतिक दलों को प्रमुख कार्य क्या है ना, लोकतंत्र का प्राण इसे को कहा जाता है। तो पहले आपको तो लिखना है, देखिए आप पहले इतना पढ़िए ध्यान से, और इतना नहीं लिख पाएगा तो कम से कम 4 लाइन का 2 लाइन तो लिखिएगा, है ना। अब देखिए कार्य है, तो पहला कार्य नीति एवं कार्यक्रम का तय करना, यही पॉइंट आपको याद रखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे नहीं याद कीजिएगा, पॉइंट वाइज याद कीजिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और थोड़ा सा पहले लिख दिया उसके बारे में और एक पॉइंट बना लिया, नीतियों एवं कार्यक्रम का तय करना, एक पॉइंट हो गया। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे ध्यान से, अच्छी तरीके से, एकदम सिंपल सी भाषा में, आपको ही पता है कि ये क्या क्या होता है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत, पढ़िए और इसको फिर आप आराम से कॉपी में लिखिए, ठीक है ना। यानी कि जैसे ऐसा पढ़िए जैसे कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। देखिए शासन का संचालन, है ना, क्या काम करती है राजनीतिक दल का काम क्या है, शासन का संचालन करती है ना। तो एक पॉइंट हमारा बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा 3-4 लाइन लिख दीजिए, काफ़ी है। चुनाव का संचालन, जो चुनाव होता है चुनाव का संचालन करती है, मतलब चुनाव तो करवाती है जो चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव का संचालन जो है ना राजनीतिक दलों को भी करना पड़ता है। जैसे प्रचार प्रकार विचार हो गया, कैसे काम किया जाए, ये सब जनता के पास जाना है, दौरा करना, ये सब चलते रहता है, ठीक है ना। लोकमत का निर्माण, देखिए लोकमत का निर्माण, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि लोकतंत्र में जनता की सहमति तथा समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। लोकमत मतलब जनता का जो राय है ना, वही राय होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये काम है इसका। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ कार्य, देखिए सरकार और जनता के बीच भी क्या क्या काम है, ये पॉइंट आपको इस पॉइंट को याद रखना है और इस पॉइंट से रिलेटेड 3 से 4 लाइन लिख देना है, काफ़ी लंबा सवाल का जवाब बन जाएगा, ठीक है ना। गैर राजनीतिक कार्य भी कुछ है ना, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया तो भी आपको काम करना, भूकंप वगैरह आ गया, ये सब में भी राहत पहुंचाना है। उसके बाद मैं चलता हूँ हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या रहा, या तो फिर सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुए, उनके राजनीतिक गुरु, राजनीतिक कार्यक्रमों पर संक्षिप्त चर्चा करें। तो दोनों में से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, आपका ये सब सवाल 5-5 नंबर का है, दोनों का सेम आंसर होगा। अब देखिए सवाल 18 में आ चुका है, 15 में, आपका 12 में, 11 में, तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसको आपको गौर करना है। अब देखिए इतना तो मैं पूरा पढ़ के बताऊं तो काफी समय लग जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज बना के ना, पॉइंट वाइज बना के लिखा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, नंबरिंग वाइज लिखा, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पे हो गया, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ पे लिखा। मतलब गांधी जी इतना फेमस क्यों है, गांधी जी को लोग क्यों जाने लगे, गांधी जी का क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बारे में इसको आपको लिख के बताना है, ठीक है। आपको पता 1919 से शुरू होता है खिलाफत आंदोलन से, एंड 1947 में ये इसका गांधी युग कहा जाता है। 1919 से 1947 एक गांधी युग है, ये पॉइंट। और हाँ, हिस्ट्री में एक बात याद रखें, जब हिस्ट्री का सवाल आता है तो जो डेट वगैरह उसमें रहता है दिया हुआ, उस डेट को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1948, 1947, ये सब जो डेट है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के व्यू के लिए आपके पेपर बहुत इफेक्टिव होने वाला है अगर आप ऐसा लिखोगे तो, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है। आप देखो, आप इस लाइन को देख के डर मत जाइए कि सर इतना लंबा कैसे याद करें, एक बार पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पढ़ते हो तो आराम से कर पाते हो, ठीक है ना। अगर कहीं देखते ना, अगर आपको कुछ बोला जाए कि कुछ बोलिए आप, तो दिन भर कितना बड़बड़ करते रहते हैं, सब बातें कहाँ से आती है, ऑटोमेटिक बात निकलती जाती है ना। लेकिन वही जब पढ़ने के जब बारी आती है तो थोड़ा सा हाथ पर खुल जाता है। तो एक बार पढ़िए, इस बात को पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ, जैसे इसमें से आप लिखा 100% पढ़ लिया आपने, तो पक्का है कि आप 50% एकदम 50% तो कंफर्म आप बता दीजिएगा। फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक है कि सब बातें दिमाग में आ जाएगी और आप लिख पाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। गेहूं, ये है ज्योग्राफी का सवाल।
गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए 18 में, 16 में, 14 में, 11 में, तो इस तरह का सवाल जो बनता है इंपॉर्टेंट बनता है। गेहूं उत्पादन जानते हैं, गेहूं को रबी फसल बोला जाता है ना। और गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए, है ना। चावल के बाद भारत में गेहूं का मुख्य आधार, मतलब चावल जो है भारत में पहला नंबर पे है, उसके बाद गेहूं आता है। तो गेहूं के बारे में क्या जानना है कि किस मौसम में होता है, इसका टेम्परेचर क्या है ना, क्या क्या इसका तापमान होना चाहिए, औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट बना लेना है कि वर्षा के बारे में बताना है, ठीक है ना। भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है जी। भारत में गेहूं की खेती सतलज के मैदान, ऊपरी भाग मैदान के तथा मध्यवर्ती भाग में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। पंजाब अब देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य बन गया। देखिए एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, भारत में पंजाब जो है गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा राज्य बन गया। हालांकि पहले आई थिंक यूपी था, फिर पंजाब हो गया। उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब और घाघरा के पूर्व के क्षेत्र में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। तो देखो इसको करना क्या है, ये तो खैर ज्योग्राफी का है। और आपको पता है कि आपदा प्रबंधन, उससे सवाल नहीं पूछा जाता है 5 नंबर में। इसी चारों से 5-5 नंबर का 2-2 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपको 1-1 सवाल यानी कि 4 सवाल का आंसर देना है। तो हर लेसन से मतलब कि जैसे कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इन चारों लेसन से 2-2 सवाल पूछा जाएगा और आपको सिर्फ इन 2 में से 1-1 का बताना, मतलब 4 का आंसर बताना। तो 5 चौक 20 नंबर आपके पैकेट में जाने वाला है। तो अगर 5 नंबर भी नहीं मिलेगा तो 3 नंबर तो मिलेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव में 3 से 4 नंबर मिल गया ना, 3 नंबर अगर मिल गया सब्जेक्टिव में लिखने के बाद, अगर 4 नंबर मिल गया, 3 से 4 नंबर, तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। क्योंकि 5 में 5 मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि ये हिंदी वाला वर्ड है, लिखने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 3 से 4, 3.5, 4 नंबर मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो ये कब मिलेगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखेंगे तभी ये पूरा हो पाएगा। तो फिलहाल ये चारों सवाल था। आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको इन सभी को कॉपी में छापना है, नोट करना, लिखना है, ओके। आपको अगर ये भाषा नहीं समझ में आता है तो आप अपने किताब का भाषा निकालो, लेकिन इन सवाल को पूरा करो और मुझे कमेंट में अपना शपथ ग्रहण करो कि सर हम इसको लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सवाल एग्जाम में आए या ना आए ये बात अलग है, लेकिन हमको पहले से इंपॉर्टेंस सवाल को जो है एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं 2 दिन के लिए। 2 दिन में आपको ये होमवर्क पूरा करना है, ठीक है ना। आज और कल में ये क्वेश्चन को याद कर लेना हर हाल में। आज 2 क्वेश्चन, कल 2 क्वेश्चन। और याद ऐसे नहीं कर देख के याद नहीं करना, PDF देख के याद नहीं करना, बल्कि कॉपी में लिखना है। लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। लिखने से जब एक बार आप लिखोगे तो 50% आपका माइंड में सेट होगा, बाकी 2-3 बार पढ़ोगे तो 75-80% ऑटोमेटिक सेट हो जाने वाला है, ठीक है। समझ आ गया। तो आपको कैसा लगा ये लॉन्ग सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।